हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हो हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। चलिए फ्रेंड्स, आज की डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। आधी रात का समय होता है। मोहन घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर आराम से सो रहा था। गर्मी का महीना था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके गाल सहला रहा हो। मोहन की अचानक आंख खुल गई। वो तुरंत उठकर बैठ गया। अंधेरे की वजह से मोहन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसकी अंधेरे में चमकती हुई किसी औरत की दो आंखें दिख रही थी। मोहन डरते हुए हकलाती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? अचानक मोहन के देखा वो चमकती हुई आंखों वाली पागल आंगन से थोड़ी दूर बने हुए कुएं के अंदर कूद जाती है। एक दिल दहला देने वाली चीख उस कुएं से निकलती है। ये देखकर मोहन बेहोश होकर गिर पड़ता है। मोहन एक गरीब व्यक्ति था जो एक किराए के घर पर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और 17 साल की एक बेटी थी। मोहन मजदूरी किया करता था, लेकिन कुछ सालों से उसकी पत्नी अधिक बीमार रहने लगी थी। गरीबी की वजह से वो अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पाया। कुछ दिन पहले मजदूरी करते समय मोहन के पैर में चोट लग जाती है। उस दिन के बाद वो बीमार सा रहने लगता है और कई दिन काम पर नहीं जा सकता। वहां से मोहन अपने गांव चला जाता है और उसका परिवार गांव में शिफ्ट हो जाता है। एक बहुत पुराने घर के सामने खड़े हो गए वो जाके। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर बरसों से बंद हो। मोहन ने देखा वो घर कच्चा बना हुआ था। घर में 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन। उस आंगन में एक बहुत पुराना वृक्ष भी लगा हुआ था और पेड़ के पास एक कुआं भी था। मोहन को उसके परिवार को उस घर में बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। उस व्यक्ति ने मोहन को घूरते हुए कहा, आज से इसे अपना ही घर समझना। मोहन और हाँ, रसोई घर में कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी मौजूद है। तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यह व्यक्ति उस गांव का ही होता है जो इस गांव की रखवाली करता है। मोहन, मैं तुम्हारे जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाऊंगा। आपने हमारी इतनी मदद की घर की साफ सफाई करने के लिए। उस व्यक्ति को होठों में एक रहस्यमयी मुस्कुराहट लाकर कहा, मेरा नाम रमेश है। अब मैं चलता हूँ और फिर हम कल मिलेंगे। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। मोहन थक हार कर एक चारपाई पर बैठ जाता है। मोहन ने देखा निर्मला और उसकी बेटी प्रीति अजीब नजरों से उस घर को देखी जा रही थी। इस दुनिया में जहाँ सेठ रंजित जैसे दुष्ट भी मौजूद है और वहाँ रमेश जैसे अच्छे इंसान भी मौजूद है। बगैर किसी सवाल के आज की दुनिया में कौन किसी के लिए इतना करता है? यह मौन बात करता है। निर्मला कहती है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज के वक्त में बगैर किसी सवाल के कौन किसी की इतना करता है। देखो ना, उस आदमी ने हमारी कितनी हेल्प की घर की साफ सफाई करने के लिए। मोहन, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने देखा नहीं, जब हम घर के बाहर खड़े हुए थे तो यहाँ के लोग दूर से खड़े खड़े हमें किस अजीब नजरों से घूर रहे थे। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कि इस घर में कोई अजीब सी मनुष्य टपक रही हो? मोहन बोलता है, तुम लोगों पर ध्यान मत दो। हमें एक रहने का ठिकाना चाहिए था और वो भगवान ने हमें दे दिया। शाम हो गई है। निर्मला, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। तुम सब थके हुए हो, सो जाओ। मोहन, निर्मला और प्रीति को लेटते ही गहरी नींद आ गई। वो तीनों पेड़ के नीचे आंगन में चारपाई पर लेटे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घुंघरू पहने उस चारपाई के आसपास टहल रहा हो। अचानक मोहन को अपने गाल पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। मोहन चौंक कर तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन ने जब अपने आसपास नजर डाली तो उसकी बेटी और पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मोहन की निगाह सामने की ओर गई। उसने देखा अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी जिसका कद 7 फुट के आसपास था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बाद बेहद लंबे थे। उसका देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो
और भागकर पेड़ के पीछे बने हुए कुएं के अंदर कूद जाती है। एक दिल दहलाने वाली चीख उस कुएं के अंदर से निकलती है। चीख सुनकर निर्मला और प्रीति भी तुरंत उठकर बैठ गए। निर्मला बोलती है, चीख किसकी थी? मोहन बोलता है, पता नहीं निर्मला, लगता है हम किसी गलत घर में आ गए। मैंने एक शांत लंबी बेत भयानक चेहरे वाली औरत को देखा और वो भागकर कुएं में कूद गई। मोहन की बात सुनकर प्रीति पूरी तरह से डरकर रोने लगी। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, तुम सही कहते हो, हम गलत घर पर आ गए। देखा नहीं यह घर कितना पुराना है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया। मोहन बोलता है, तुम सही कहती हो निर्मला, हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। मोहन ने कहा ही था कि अचानक कुएं में से वही औरत निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके पैर टेटे हुए थे। उस औरत को देखकर तीनों की चीख लगने लगी। अचानक उस औरत ने प्रीति को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और लंबे और पैने दांतों पर उसकी गर्दन में गाड़ दिया। देखते ही देखते वो प्रीति के शरीर का सारा खून पी गई। प्रीति की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। प्रीति ने वही दम तोड़ दिया और प्रीति का मृत शरीर लेकर फिर से कुएं के अंदर कूदी। यह देखकर निर्मला जोर जोर से रोने लगती है। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वो तेज हवा ने तूफान में बदल गई। ऐसा लगता था जैसे आंगन में लगा पेड़ उखड़ कर उड़ जाएगा। अचानक से वो औरत फिर से कुएं से बाहर निकलती है, मगर इस बार उसका चेहरा अलग था। चेहरा प्रीति का था, मगर बेहद खौफनाक। देखते ही देखते वो निर्मला को खींचकर कुएं के अंदर ले गई और निर्मला की चीख सन्नाटे में गूंज गई। मोहन चीखता हुआ मदद मांगने के लिए घर के बाहर निकल कर भागा, मगर मोहन ने देखा उस खड़के से थोड़ी ही फासले पर बहुत ही दहशत भरी निगाहों से उस घर को लोग देख रहे थे। मोहन चीखता हुआ उन लोगों के पास आ गया, मेरी बेटी और मेरी पत्नी को बचा लो। मेरी आंखों के सामने वो कुएं में औरत कूद गई और मेरी पत्नी और मेरी बेटी को उस कुएं के अंदर ले गई। तभी उस भीड़ में से एक साधु निकलकर मोहन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम सब जानते हैं बेटा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दोबारा वापस उस घर में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी बेटी और पत्नी तो मिलेंगे, मगर इंसान के रूप में नहीं बल्कि चुड़ैल के रूप में। मोहन बोलता है, कैसी बात कर रही हो आप? साधु, बहुत साल पहले इस घर में वरदा नाम की एक लंबे कद वाली बदसूरत औरत रहा करती थी, जो शैतान की पुजारन थी। शैतान को खुश करने के लिए ना जाने कितने मासूम लोगों की बलि उसने ली थी। उसका एक शिष्य था रमेश, जो अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर वृंदा के पास ले आया करता था। एक जमाने में ठाकुर मनजीत सिंह का इस गांव में दबदबा चला करता था। वंदा ने ठाकुर की बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की मौत पर ठाकुर बुरी तरह से तिल मिला उठा और उसने गुस्से में आकर वृंदा और रमेश को मारकर टुकड़े टुकड़े कर उस कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरने के बाद भी वृंदा का कोप कायम था। इस घर में जो भी रहने के लिए आया वो मारा गया। इस घर को कई बार तोड़ने की कोशिश भी की गई, मगर जब भी कोई इस मकान को तोड़ने के लिए जाता तो कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती। कहते हैं कि आज भी उसका शिष्य रमेश लोगों को बहला फुसलाकर इस मकान के अंदर ले जाता है और कहते हैं कि बंदा आज भी जिंदा है, मगर अपने शैतानी रूप में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर रमेश अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। आज भी वो पागलों की तरह उस मकान में घूमता रहता है, एक भूत की तरह, और मोहन जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलता है।